हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में हम कर चुके थे, लास्ट वीडियो में हम देखा था हमने द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। और जितने भी यूरोपियंस इंडिया आए थे वो हमने डिटेल में कर लिया है कि पहले पोर्तुगीज़ आए, डच आए, डेन्स आए, फ्रेंच आए, ब्रिटिश आए। और देखो उन सब लोगों को तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भगा दिया और उनको कन्फाइन कर दिया गया डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में, ठीक है। और अपना एक ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया इंडिया में। और उसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा अब कौन उठाने लगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पोर्तुगीज़ सीमित हो गए गोवा की तरफ, फ्रेंच हो गए इसकी तरफ पुडुचेरी की तरफ, और जो डच थे उनको भगा दिया गया इंडोनेशिया की तरफ। अब इंडिया में अब जो मेन जो बचे हैं वो बचे ब्रिटिश यूरोपियंस, ठीक है। तो ब्रिटिश जो थे उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी आती है इंडिया, ठीक है। और उन्होंने अपना ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, अपनी फैक्ट्रीज को एस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया इंडिया में। तो फर्स्ट फैक्ट्री उन्होंने बनाई सूरत में, ठीक है। फिर धीरे धीरे मसूलीपट्टनम में, यानी कि वेस्ट की तरफ तो उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे। और फिर वो क्या करते हैं, ईस्ट की तरफ इंक्रीज करने स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो उस टाइम इंडिया पे रूल जो चल रहा था वो चल रहा था मुगल्स का, ठीक है। तो अब इनका मेन एजेंडा क्या बन गया कि कैसे वो मुगल्स को अपने अंडर करें बाय डिप्लोमेटिक। आप समझ लो, चाहे वो डिप्लोमेटिक तरीके से उनको अपने अंडर करें, चाहे वो उनकी चापलूसी करें, ठीक है। तो वो इन सब टेक्निक्स के थ्रू क्या करते हैं, उनको अपने अंडर करने की कोशिश करते हैं। अब वही हम देखेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने ट्रेड जब स्टार्ट किया बंगाल में, उसके बाद जो हैं वो सिचुएशंस कैसे जो हैं वो चेंज होना स्टार्ट हुई। यानी कि ब्रिटिश जब इंडिया आए तो उनका पर्पस था ट्रेड करना, ठीक है। उस टाइम उनको पॉलिटिकल रूल से कोई भी लेना देना नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ आए थे ट्रेड करने के लिए। लेकिन फिर कैसे कैसे बंगाल में जब वो जाते हैं ट्रेड करने के लिए, यानी कि इंडिया के ईस्ट की तरफ जब वो जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे उनके कॉन्फ्लिक्ट कैसे बढ़ जाते हैं रूलर्स के साथ, ठीक है। तो रूलर्स के साथ उनकी बैटल्स होती हैं, उनको हराया जाता है, और धीरे धीरे उनकी जो पॉलिटिकल पावर थी इंडिया में वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। अब वही हम देखेंगे। तो देखो जो बेनिफिट्स होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को, देखो फारुखशियार फरमान के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था जब हमने हिस्ट्री का टॉपिक किया था। लेकिन आज हम एक बार फिर से डिटेल में कर लेंगे, तभी फिर हम कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट बैटल के लिए इस लेक्चर को, ठीक है। देखो जो बेनिफिट हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो क्या क्या बेनिफिट हुए। एक तो जमींदारी उन्होंने ले ली 3 विलेजेस की बंगाल में। अभी हम डिटेल में सिर्फ और सिर्फ करेंगे बंगाल के एरिया में जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है। तो 1698 में ले ली जाती है जमींदारी 3 विलेजेस की, सुल्तानाती, गोविंदपुर और कैलीकटा की। तो जमींदारी का मतलब क्या होता है कि वो टैक्स कलेक्ट करेंगे इन 3 विलेजेस से, सुल्तानाती, गोविंदपुर और कैलीकटा। और जो कैलीकटा है वो आज के टाइम का कैलकटा है, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद दूसरा जो बेनिफिट होता है वो होता है फारुखशियार फरमान। अब ये जो फारुखशियार थे ये रूलर थे बंगाल के। अब ये फारुखशियार जो थे ये ज़्यादा दिमाग से काम नहीं लेते थे, यानी कि मतलब ये ऐसे रूलर थे जो अपनी जल्दी जल्दी में कोई भी डिसीज़न ले लेते थे। अब देखो ये डिसीज़न तो ले लेते हैं, ठीक है, एक फरमान इशू करते हैं ये फारुखशियार, और बाद में ये इशू करने के बाद वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, क्योंकि इसके बाद, इस फरमान के बाद उनका होल्ड जो है वो इंडिया के ईस्ट की तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। तो देखो जो फारुखशियार फरमान आता है वो आता है 1715 में, और इस फरमान को मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी भी बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि अब मैग्ना कार्टा इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि बहुत सारे फ़ायदे इसमें दे दिए जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो देखो फर्स्ट इसमें फ़ायदा होता है फ्री फ्रॉम कस्टम ड्यूटीज़ इन हैदराबाद। अब हैदराबाद में क्या होता है कि जो कस्टम ड्यूटी से फ्री कर दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब कस्टम ड्यूटी जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो टैक्स लगता है उससे फ्री कर दिया जाता है हैदराबाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को। और बंगाल में क्या करते हैं, वहाँ पे भी फ्री कर दिया जाता है कस्टम ड्यूटीज से, लेकिन एनुअल पेमेंट ली जाती है 3000 रुपीज़, ठीक है। बाकी कस्टम ड्यूटीज से उनको फ्री कर दिया जाता है। थर्ड वन इज़
कैन इशू दस्तक। अब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये पावर दे दी गई कि वो दस्तक इशू कर सकते हैं। दस्तक का मतलब यानी कि जो भी ट्रेड करने के लिए दूसरे एरिया से लोग आते थे, बाय शिप्स के थ्रू आते थे, तो देखो वो यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब करते थे तो उनको पासेस लेना पड़ते थे, और वो पासेस इशू करते थे वहाँ के रूलर्स, वहाँ के जो नवाब होते थे। लेकिन अब से इशू कौन करेगा दस्तक? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ये फ़ायदा भी कंपनी को हो गया। और साथ साथ में जो सूरत में एनुअल पेमेंट ली जाती थी कस्टम ड्यूटी से, तो सूरत में भी इनको फ्री कर दिया गया। कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट के टैक्स उनको नहीं लगते थे, लेकिन जो 10,000 रुपीज़ जो था एनुअल पेमेंट, वो ही सिर्फ ली जाती थी सूरत में। अब लास्ट वन इज़, उनको परमिशन दे दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो क्या कर सकते हैं? करेंसी इशू कर सकते हैं। वो अपनी खुद की करेंसी जो है वो इशू कर सकते हैं। अब देखो ये सारे फ़ायदे जब मिल गए ईस्ट इंडिया कंपनी को, अब इन फ़ायदों का मिसयूज़ कैसे किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, अब वो हम देखते हैं। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स लेना स्टार्ट कर दिए धीरे धीरे, जैसे जमींदारी ले ली। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ पे उनको टैक्स फ्री कर दिया गया बाय नवाब ऑफ बंगाल। अब देखो कि जब फरमान उनको इशू कर दिए गए और उनको कुछ बेनिफिट दे दिए गए ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उन्होंने क्या किया? कॉन्टिन्यूसली मिसयूज़ किया उस फरमान का। और किसने उसका मिसयूज़ किया? जो कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, ठीक है, जो कंपनी के जो मेंबर्स थे, उन्होंने मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दिया उस फरमान का। अब देखो कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वर यूजिंग कंसेशन फॉर प्राइवेट ट्रेड, रिफ्यूज टू पे टैक्सेस। यानी कि जो कंपनी के ऑफिशियल थे वो ये जो कंसेशन जो उस कंपनी को दे दिया गया था, वो प्राइवेट ट्रेड में भी उस कंसेशन का यूज़ करने लगे और रिफ्यूज़ करने लगे कि वो टैक्स को पे नहीं करेंगे। अब देखो इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जो बंगाल के जो रूलर्स थे उन्होंने कंसेशन दिए थे सिर्फ और सिर्फ किसको? कंपनी को। यानी कि कंपनी को जितने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जो टैक्स लगते हैं, कस्टम ड्यूटीज़ लगती हैं, उनसे फ्री किया गया था। लेकिन जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे, मान लो वो अपने किसी प्राइवेट पर्पज़ के लिए, ठीक है, कोई ट्रेड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल उनको अपनी कंट्री वापस जाना है और उनको क्या करना है, कुछ शॉपिंग करके चीज़ें लेके जानी है, फॉर एग्जांपल उनको ज्वेलरी लेके जानी है। ठीक है, तो वो क्या करते थे? शॉपकीपर को फरमान दिखाते थे और बोलते थे कि हमें जो है यहाँ के रूलर ने फरमान इशू किए हैं, तो आप हमसे टैक्स नहीं लेंगे। बट वो प्राइवेट ट्रेड में भी टैक्स पे नहीं करते थे, अपने पर्सनल ट्रेड के लिए भी। तो इससे क्या होने लगा? इससे होने लगा इनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल। अब इससे काफ़ी ज़्यादा लॉस होने लगा रेवेन्यू में बंगाल के। ठीक है, अब वो एक्स्ट्रा बेनिफिट जब उठाने लगे तो इससे लॉस होने लगा। और इसके बाद क्या होता है, जो बंगाल के नवाब थे वो अनहैप्पी हो जाते हैं किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से। अब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी से जब सारे रूलर्स जो हैं वो धीरे धीरे अनहैप्पी होते हैं, बट ये फिर भी इसका मिसयूज़ करना छोड़ते नहीं हैं। वो फोर्टिफाइड लग पड़ते हैं काफ़ी एरियाज़ को करने, यानी कि फोर्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे जो बंगाल के नवाब थे वो और ज़्यादा अनहैप्पी हो जाते हैं। तो देखिए हम बात कर रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब ट्रेड करने आती है बंगाल की तरफ, ठीक है, तो वहाँ के रूलर्स को, जो वीक रूलर्स थे वहाँ के, उनको कैसे कैसे वो अपने अंडर कर लेते हैं, उनको डिप्लोमेसी के थ्रू जो है वो उनसे काफ़ी ज़्यादा फरमान इशू करवा लेते हैं। वो ज़मींदारी ले लेते हैं बहुत सारे विलेजेस की, वहाँ से वो टैक्स कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा होने लगता है बहुत ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब हम देखेंगे कि ट्रेड करते करते इनकी जो लड़ाई है वो बैटल में चली जाती है। यहाँ किसकी लड़ाई? जो नवाब थे बंगाल के, जिन्होंने इनको फरमान इशू किए थे, बाद में इनके कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। किसके? जो बंगाल थे नवाब के वो, और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कॉन्फ्लिक्ट थे। अब उसके पीछे के रीजंस क्या थे वो हम देख लेते हैं। देखो जो नवाब थे उनके और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ना स्टार्ट हुए के थ्रू, जब उन्होंने मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दिया फरमान्स का। अब फरमान्स का उन्होंने मिसयूज़, ऑफिशियल्स ने मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दिया, जिससे बंगाल में रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं हो पाता बंगाल के रूलर्स को। बट अब देखो मुगल्स जो थे
देखो मुगल्स का रूल था वहाँ पे, तो औरंगजेब की क्या होती है, डेथ जब हो जाती है तो सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। अब औरंगजेब की डेथ के बाद जो बंगाल के नवाब थे वो अपने असर्ट कर लेते हैं अपनी पावर और अपनी ऑटोनॉमी को, और एक इंडिपेंडेंट असर्ट की फॉर्मेशन कर देते हैं। यानी कि वो, देखो ये इंडिया है ना, अब यहाँ पे है बंगाल। अब जो मुगल का रूल था वो काफ़ी ज़्यादा एरिया में था, इंडिया के काफ़ी ज़्यादा एरिया में। तो अब जहाँ पे मुगल का रूल था वहाँ से, वहाँ पे क्या होता है कि औरंगजेब की हो जाती है डेथ। उसके बाद जो बंगाल के नवाब थे वो किस चीज़ की डिमांड करते हैं, एक इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं। तो बाद में क्या होता है कि बंगाल जो है वो एक इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी बन जाती है, मतलब इंडिपेंडेंट पावर आ जाती है बंगाल के नवाब के पास औरंगजेब की डेथ के बाद। अब जब उनको इंडिपेंडेंट पावर मिल जाती है तो फिर बंगाल के जो नवाब थे वो अब बोलते हैं कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी या कोई भी ब्रिटिश हमारे पास आएगा तो उनको अब हम जवाब देंगे, अब हम उनके साथ क्या करेंगे, डील करेंगे, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी हो चुकी थी। ठीक है, अब देखो जब वो इंडिपेंडेंट हो जाता है बंगाल, ठीक है, इंडिपेंडेंट पावर आ जाती है वहाँ के नवाब के पास, तो वहाँ के नवाब कौन बनता है, मुर्शिद कुली खान। ठीक है, तो मुर्शिद कुली खान बनते हैं, और उसके बाद इनके बाद जो आते हैं वो आते हैं अलीवर्दी खान, और अलीवर्दी खान के बाद आते हैं सिराजुद्दौला। अब देखो ये जो नवाब थे अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, ये वीक रूलर्स नहीं थे, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे बंगाल के। तो जब इनको लगता है कि ये फरमान्स का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये करते हैं कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी पे। अब ये मना कर देते हैं, ये जो नवाब थे, ग्रांट करने के लिए कंसेशन ईस्ट इंडिया कंपनी को। देखो इनसे पहले तो जिन नवाब ने कंसेशन दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को उनका वो मिसयूज़ करते रहे, लेकिन फिर बाद में जब इंडिपेंडेंट पावर आ जाती है और मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला जो हैं वो नवाब बनते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो ये क्या करते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं कंसेशन देने को ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब उनको क्या क्या उन पे रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं इन नवाब्स के थ्रू। जो जितने भी अब स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे जैसे मुर्शिद अली खान, ठीक है, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, ये रूलर्स जो हैं कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं धीरे धीरे, किसके ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। अब ये बोलते हैं कि आप जो है मिसयूज़ कर रहे हैं फरमान का, तो आप फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकते। अब इन पे क्या ब्लेम लगा दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी पे नवाब के थ्रू, कि आप हमारी इमेज को डाउन कर रहे हैं, आप गलत टिप्पणियां दे रहे हैं हमारे बारे में, और फोर्टिफिकेशन आपको अलाउ नहीं है, और आपकी जो कस्टम ड्यूटीज़ जो आपकी फ्री कर दी गई थी अब वो कस्टम ड्यूटीज़ आपसे ली जाएंगी। तो देखो अब नवाब जो हैं वो स्ट्रिक्ट हो गए ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, लेकिन जो कंपनी थी ऑन द अदर साइड वो क्या करती है, वो डिफरेंट स्टैंड ले लेती है, और कंपनी बोलती है कि हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है क्योंकि नवाब जो हैं वो हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। अब देखो अगर नवाब कंपनी के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, उनकी फोर्टिफिकेशन को रोकेंगे, तो फिर कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, कंपनी को नुकसान होगा। तो कंपनी इनकी जितनी भी इन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी उन रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो नहीं कर रही थी। अब देखो दोनों आ गए अपोजिट पोल पे। अब जो रूलर थे, ठीक है, जो नवाब थे वो अलग अपने रूल चलाने लगे, और जो कंपनी थी वो अपना अलग स्टैंड ले रही थी, तो इसके बीच में क्या हुआ, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला गया। अब ये इनको कोई कंसेशन नहीं देते थे नवाब, और ये कंसेशन चाहते थे। अब इस कॉन्फ्लिक्ट में साथ साथ में क्या होता है, बैटल स्टार्ट हो जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और नवाब ऑफ बंगाल के बीच में, जिसको बोला जाता है बैटल ऑफ प्लासी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बैटल ऑफ प्लासी जो है वो डिटेल में करेंगे। सो आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।